ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म डीके शिक्षा के ऊपर और मैं आपका एजुकेटर डीके गुप्ता। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी बच्चों को पता होगा, मैं आपकी प्रिपरेशन करवाते हुए चल रहा था आपके आने वाले सीटेट एग्जाम्स के लिए। किसके लिए? पेपर 1 के लिए, जो कि आपका ईवीएस का जो पोर्शन होता है, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? तो पर्यावरण अध्ययन बोलते हो। यहाँ से आपके एग्जाम में जो 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से? एनसीईआरटी फैक्ट के अनुसार, जहाँ क्लास 3 है, क्लास 4 है, क्लास 5 है, क्लास 6 है, क्लास 7 है, इसको हम 1 बाय 1 कवर करते हुए चल रहे थे। अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे, अटेंड किए होंगे, तो आपको पता होगा हमने क्लास 3 स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, तो उसी में आज अपना एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है आपका वाटर यानी कि जल। कहने का मतलब जो आप हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वो आप वाटर यानी कि जल के अंतर्गत रख सकते हो। ओके, चलिए और डिले ना करते हुए आज के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए तो दोस्तों, ये जो टॉपिक होने वाला है, ये टॉपिक कहाँ का होने वाला है? तो ये होने वाला है आपका एनसीईआरटी क्लास 3 1 बाय 1 में आपको बुक और चैप्टर करवाते हुए चल रहा था, जो कि आज का चैप्टर नंबर कौन सा है? 9। एनसीईआरटी बुक उठाओगे तो चैप्टर नंबर 9 पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम ही क्या है? बादल आए बारिश लाए। क्या लाए? इट्स रेन। ये इस चैप्टर का नाम है, लेकिन चैप्टर के नाम से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इसके कंटेंट से, क्योंकि वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर सभी के सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, आज की डेट डाल लीजिए और लिख लीजिए आज का अपना टॉपिक वाटर यानी कि जल। देखिए दोस्तों, जब आप चैप्टर खोलते हो तो इस चैप्टर में शुरू में ही एक छोटा सा हाथी है। उस हाथी के बारे में यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी दे रखी है। इस हाथी का जो नाम रखा गया वो रखा गया अप्पू। इस चैप्टर के अंतर्गत इस हाथी का नाम रखा गया वो अप्पू रखा है। तो अप्पू ने केला खाया, ये पहला इसका लाइन है। तो डायरेक्टली यहाँ से क्या पता चला आपको? यहाँ से आपको ये पता चला कि हाथियों को भी बंदर के साथ साथ केला बहुत ज्यादा पसंद होता है। बिल्कुल डियर, आप सही सुन रहे हो। हाथियों को केला और केले की पत्तियां खाना बहुत ही आनंददायक लगता है, काफी तरीके से मान लीजिए उनका फेवरेट फूड है। ओके, पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। लिख भी लिया मैंने आपके लिए कि अप्पू जो हाथी है, उसको जो केला खाना जो है वो बहुत पसंद है। क्या है? बनाना जो है उसको वेरी ज्यादा, यानी कि बहुत ज्यादा पसंद है, लाइक्स है उसको। ठीक है, तो अप्पू लाइक्स बनाना वेरी मच। ध्यान रखिएगा, सीधी सीधी सी बात है। यहाँ पर एक हाथी के बारे में क्या दी हुई है? कहानी दी हुई है। कहानी क्या है? छोटी सी कहानी मैं आप सभी बच्चों को सुना देता हूँ कि एक अप्पू जो था, हाथी था। ठीक है, ये डेली जो है जंगल में जाकर केले के पेड़ों से केले तोड़ तोड़ कर खाया करता था, जैसे कि आप ये देखिए। लेकिन कुछ समय तक जब बारिश नहीं हुई तो इसने देखा जो केले के पेड़ थे वो धीरे धीरे जो है मुरझाने लगे। तो अप्पू ने देखा यार कि ये मुरझा क्यों है। तभी से पता चला कि बारिश नहीं हुई है, कई दिनों से पानी की दिक्कत है। तो ये गया पास वाली नदी में और वहां से अपने सूंड में पानी भर के लाया और वहां पर आकर इसने अपने सूंड से पानी निकालकर सभी को पानी पिलाया, यानी कि नकली बरसात कर दी। और देखते ही देखते सारे के सारे केले जो है वो हरे भरे दोबारा से हो गए। तो इस तरीके से अप्पू ने केले से बात करके कहा कि मैं आपको ऐसे ही पानी लाकर दूंगा और आप मुझे ऐसे ही केले के फल देते रहना। तो दोनों के बारे में सारी की सारी चीजें चल रही है, इसलिए कहा गया कि बादल आए और बारिश लाए। तो अप्पू ने नकली सी बारिश कराई थी, फिर धीरे धीरे बरसात वापस आ गई तो केले को वापस दोबारा पानी मिलने लगा। ये पूरी की पूरी कहानी थी, लेकिन कहानी से कोई मतलब नहीं है। मेन है हमारा यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से क्या पता चला कि हाथियों को भी बहुत ज्यादा केले पसंद है। आगे पता चले तो आगे लिख रखा है कि बच्चों के बारिश से जुड़े अनुभवों को सुनने से बारिश से होने वाले प्रभाव अच्छे या फिर बुरे दोनों पर गहराई से चर्चा हो सकती है। गुड और बैड जो भी आपके इफेक्ट्स है किस चीज के बारे में, रेन के बारे में, आप बच्चों के एक्सपीरियंस में जब आप बात करोगे तब आपको ये पता चलेगा। कई बच्चों को बारिश बहुत ज्यादा पसंद होती है, कईयों को यार ऐसा लगता है कि चिपचिपा सा मौसम हो जाता है, पूरा किचकिच हो जाता है, हर जगह अजीब सी कीचड़ कीचड़ सा हो जाता है। तो कईयों को बारिश पसंद नहीं है। तो वही वाली बात है, आप बच्चों से बात करोगे तभी आप जान पाओगे कि बच्चों के कैसे अनुभव उससे रिलेटेड, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो। बारिश आने से पहले क्या प्रभाव होता है और बारिश जाने के बाद क्या प्रभाव होता है, उनके द्वारा कैसे कैसे खुशहाली आती है और बारिश के द्वारा कैसे कैसे बीमारियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है पेड़ पौधे जीवन से आ जाता है धरती पर अलग सा, लेकिन उसके साथ साथ में मच्छरों का पैदावार भी ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार की बीमारियां भी होती है। ठीक है, तो वही यहाँ पर डायरेक्टली पूछा है, आप बच्चों से अनुभव में सुनोगे, उनसे बात करोगे तभी आपको पता चलेगा इन चीजों के बारे में। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है? कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि बच्चों की जो नॉलेज है ना वो केवल किताबों तक ही सीमित हमें नहीं रखनी चाहिए। उसके जो अनुभव है, उसके जो डेली एक्सपीरियंस है, उन चीजों पर भी चर्चा करनी चाहिए, किताबी ज्ञान से जोड़ना चाहिए। जब आप ऐसा कर देते हो तो आप बच्चे में एक तरीके से इंटरेस्ट जगा रहे हो, बच्चे में रुचि जगा रहे हो, उसके अनुभव को किताबी ज्ञान से जोड़कर या किताबी ज्ञान को उनके अनुभव से जोड़कर। और बच्चा सीखने सिखाने में ज्यादा एक्टिव रहेगा, ज्यादा सक्रिय रहेगा और हमें यही करना है। बच्चा जितना ज्यादा सक्रिय रहेगा सीखने सिखाने के अंतर्गत, उतना ही बच्चे को ज्यादा मजा आएगा और ज्यादा अच्छे तरीके से बच्चा सीख पाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली ये पॉइंट इसलिए दिया गया था कि बच्चों के अनुभव से कैसे जुड़ा जा सकता है, कैसे किताबी ज्ञान को जोड़ा जा सके। समझ गए सही बच्चे? उम्मीद करता हूं सही बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे चले तो वो 9th चैप्टर जो था बादल आए बारिश लाए वहीं पर फिनिश हो जाता, उससे ज्यादा उसके अंदर कोई भी बिंदु नहीं था, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि आपका 10वां क्या है? पकाएं और खाएं। क्या बोला है? व्हाट इज कुकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके एग्जाम में यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा एक क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से खाना पकाने के तरीकों के समूह को चुनिए। 4 तरीके दे दिया जाएगा, उसमें से एक समूह को चुनना होता है। आप सभी बच्चों को पता वाला क्वेश्चन, तो डायरेक्टली वाला क्वेश्चन यहीं से ही बनता है। और कई ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नए नए देखने को भी मिले हैं, और वो क्वेश्चन क्या देखने को मिले हैं उनके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए और डिले ना करते हुए अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अब देखिए पकाएं और खाएं, ये चैप्टर किसके अंतर्गत आता है? सीधी सीधी सी बात है, खाने की बात करी गई है तो किसके अंतर्गत आएगा? फूड के अंतर्गत आएगा, यानी कि भोजन के अंतर्गत आएगा। और भोजन जो है वो कौन से नंबर की थीम है? तो दोस्तों ये मेन थीम है हमारी भोजन। क्या हमारी मेन थीम है? आपको मैं थीम भी साथ साथ में याद करवाते हुए चलूंगा ताकि आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो क्या है ये? मुख्य थीम है। और कौन से नंबर की है? तो दूसरे नंबर की। कौन से नंबर की थीम है? तो मुख्य थीम में से दूसरे नंबर की आपकी थीम है। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। देखो दोस्तों क्या लिखा है कि खाने की चीजें तरह तरह से पकाई गई है या पकाई जाती है, कोई सेककर तो कोई तलकर, किसी को भूनते हैं तो किसी को भाप में पकाते हैं। क्या क्या रखा है यहाँ पर? सीधी सीधी सी बात है, खाना पकाने के जो तरीके हैं, फूड को बेक करने के तरीके हैं, कुक करने के तरीके हैं, उसके वैरायटीज बहुत ज्यादा कैसे? तो कोई इसको बेक करता है, कोई इसको फ्राई करता है, कोई इसको रोस्ट करता है और कोई इसको स्टीम करता है। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या करते हैं? भाप में पकाते हैं किस चीज को? आजकल बहुत ज्यादा फेमस है मोमोज। क्या है? मोमोज। तो मोमोज को कैसे पकाया जाता है? भाप में ही पकाया जाता है। फॉर एग्जांपल के रूप में भूनते किसे हो? हम जो भुट्टा खाते हैं कैसे खाते हैं? भूनकर ही खाते हैं। या आलू अधिकतर कैसे खाते हैं? भूनकर खाते हैं। तो भूनकर हम कैसे खाते हैं? उसको भी तरीके से खाने के तरीके पकाया जाता है। ठीक है, या किसी चीज को हम सेक कर पकाते हैं। सेक का तो बहुत सारी चीजें, जैसे कि दिन प्रतिदिन में देखा जाए तो रोटी हम क्या करते हैं? सेक कर ही पकाते हैं। या तलकर बात करी जाए तो हमारी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तलकर पकाई जाती है, जिसमें जो बहुत ज्यादा पसंद आ रही है आज लोगों को वो डीप फ्राई होती है। वो क्या? फ्रेंच फ्राइज। देखा होगा ना आपने, चिली पटेटो वगैरह, ये चीजें आजकल के दैनिक जो जीवन है इसी पर लोगों की चल रही है, खाने पीने में ऐसी चीजों को। तो इस तरीके से हम चीजों को पका रहे हैं, तो कोई चीज तलकर पका रहा है, कोई सेक कर पका रहा है, कोई भूनते हैं, तो किसी को भाप में पकाते हैं। सीधी सी बात है यहाँ पर। तो यहाँ से कितनी चीजें निकल के आई सेक पकाने की व्यंजनों को? तो पहला मेथड आया सेक कर। क्या आया पहला मेथड? सेक कर।
दूसरा मेथड क्या आया? तलकर। क्या आया दूसरा मेथड? तलकर। तीसरा मेथड क्या आया? हम भूनते। तो तीसरा मेथड है, ध्यान रखिएगा ये। तीसरा मेथड क्या आया? हम भूनते। और चौथा मेथड क्या आया? भाप में पकाते। क्या पता चला? चौथा मेथड क्या है खाना पकाने का? भाप में पकाते। तो चार मेथड तो आपको यहाँ से पता चल गया। जैसे कि आप नीचे देख रहे हो, ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है ये? भून ही रहा है। क्या कर रहा है? भून रहा है। ये क्या कर रहा है? बेक कर रहा है। बेक मतलब आप अवन वगैरह में करते हो, वहां पर देखो। ये देखो डीप फ्राई कर रहा है, तेल में तल रहा है। और ये देखो उबाल रहा है। क्या कर रहा है? उबाल रहा है। बॉइलिंग, तो बॉइलिंग और भापिंग यानी कि स्टीमिंग दोनों एक तरीके हैं। जैसे कि चावल को आप क्या करते हो? बॉइल करते हो, पानी में उबालते हो, आलूओं को पानी में उबालते हो, और उसी को आप एक तरीके से पानी के भाप से स्टीम करके भी पका सकते हो। ठीक है, तो अलग अलग मेथड है अलग अलग लोगों के। ठीक है, चलिए आगे बोल रखा है कि आप अपने बुजुर्गों से पता करो कि पहले किस तरह के बर्तन ज्यादा काम में आते थे और वह किस चीज के बने होते थे। देखो दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि आज के जो बर्तन, आज के बर्तन कहां सीमित रह गए हैं? या तो चिकनी मिट्टी वाले जो डिजाइनर्स प्लेट होती है वो, या फिर जो आपके एल्युमिनियम वगैरह है उनके बर्तन ज्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन पुराने जमाने में जब बुजुर्गों से बात करोगे, या फिर आप अपने ज्यादा बुजुर्गों से बात करने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने अपने गांव में, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कहां रहते हो, मैं कह रहा हूं अपने पुराने जमाने वाले टाइम में जब आप बचपन में छोटे छोटे थे, उस समय में ही आप ध्यान करो तो आपके घर में मिट्टी के बर्तन देखने को मिलेंगे। आज भी कईयों के घर में देखने को मिलते हैं। जैसे कि मेरा गांव वाला जो घर है उसमें आज भी जो मक्की की रोटी बनाई जाती है वो मिट्टी की एक तरीके से मान लीजिए क्या है, तवा है, उसके अंदर बनाई जाती है। तो वही वाली बात कही गई है यहाँ पर कि आप अपने बुजुर्गों से पता कर सकते हो कि आज के जमाने में और पहले के जमाने में, पुराने जमाने में जो बर्तन हुआ करते थे वो किस के बने होते थे और कैसे दिखते थे। जैसे कि आज के जो बर्तन है वो देखने को मिलते हैं एल्युमिनियम या फिर स्टील वगैरह के, लेकिन पुराने जमाने में जो बर्तन देखने को मिलते थे वो मिट्टी या फिर पीतल के देखने को मिलते थे। देखा होगा ना आपने। तो यही चीज परिवर्तन ला सकते हो। और ऐसा करने का पीछे रीजन क्या है? तो डायरेक्टली बच्चा जो है अपने बुजुर्गों से पता करेगा। तो बच्चा क्या कर रहा है? खोज कर रहा है, और बच्चा साथ ही साथ में अपने द्वारा ज्ञान को पाने की कोशिश कर रहा है। बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो और सक्रिय रूप से सीख रहा है। और यही हमारा मेन मकसद है कि बच्चे को सीखने सिखाने की प्रगति के अंतर्गत एक्टिव रखना। खुद बच्चा चीजों को खोजे, खुद बच्चा चीजों को जांच पड़ताल करे और उसके अनुभव में डायरेक्टली वो चीजें आए। ये नहीं कि आपने बता दिया हो गया, नहीं। बच्चा जितना ज्यादा उसका प्रैक्टिस करेगा, जितना ज्यादा बच्चा खुद खोज करेगा, सीखने सिखाने के रूप के अंतर्गत बच्चा और अच्छे से सीख पाएगा। ठीक है, तो इसलिए कहा अपने बुजुर्गों से पता करने के लिए, चाहे वो बर्तनों के बारे में हो या फिर पहले समय में नदी कैसे दिखती थी और आज कैसे वो नाला बन गई है, या पहले समय में कौन कौन से पौधे थे और आज वो पौधे देखने को नहीं मिलते। अलग अलग प्रकार से तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको। तो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ओके, समझ गए सही बच्चे? चलिए, तो ये था दोस्तों अभी कि खाना पकाने के तरीके, और अपने बुजुर्गों से पता करो कि पहले कैसा था और आज कैसा है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे बोला गया कि घर के लोगों से बात करके बच्चे अपनी जानकारी बढ़ाए, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि शिक्षिका के अलावा और व्यक्ति भी जानकारी के स्रोत होते हैं या हो सकते हैं। देखो दोस्तों, ये वाला डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से बच्चों को ज्ञान देने के लिए कौन कौन से जिम्मेदारियां, किन किन का दायित्व होता है, या बच्चा जो ज्ञान प्राप्त करता है वो किन किन से प्राप्त करता है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली यहाँ पर बोला गया कि घर के लोगों से बात करके बच्चे अपनी जानकारी बढ़ाएं। तो पहला तो आपका बच्चे जो होते हैं वो अपनी फैमिली से भी सीखते हैं। क्या मैंने बोला? फैमिली यानी कि परिवार से भी सीखते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो सके शिक्षिका, यहाँ पर जो शिक्षिका बोलो या फिर शिक्षक बोलो या टीचर बोलो, कुछ भी बोलो, जरूरी नहीं है मेल फीमेल की बात याद रखनी। टीचर, इसके अलावा मेन आप बच्चे यही समझते हैं कि जो हमें ज्ञान मिलता है वो केवल शिक्षिका या शिक्षक या टीचर से मिलता है, उसके अलावा कहीं से नहीं मिलता। नहीं दोस्त, ध्यान रखिएगा, व्यक्तियों भी जो जानकारी के स्रोत हो सकते हैं उनसे भी हमें ज्ञान मिलता है, अपने बुजुर्गों से भी हमें ज्ञान मिलता है, अपने समुदाय से भी हमें ज्ञान मिलता है, किताबों से भी ज्ञान मिलता है। केवल ये बोलो कि केवल किताबों से ज्ञान मिलता है, गलत है। केवल टीचर से ही ज्ञान मिलता है, गलत है। ज्ञान प्राप्त करने के अलग अलग तरीके हैं। जब आप घूमने के लिए भी जाते हो और नए नए व्यक्तियों से भी मिलते हो तो उनसे भी कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल शिक्षक एक स्रोत नहीं है, केवल पुस्तक एक स्रोत नहीं है, उसके अलग अलग स्रोत हैं। ठीक है, केवल शिक्षक और पुस्तक ही हमारे ज्ञान के स्रोत नहीं है, अलग अलग चीजों से भी हम सीखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है ओनली टीचर नहीं है। ध्यान रखिएगा इस बात का। आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अगली बार दोबारा पूछा जाएगा तो आपको इस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन या अगला बिंदु, खाना पकाने के अलग अलग तरीकों पर बच्चों के अपने अनुभव क्या है, रुचिकर हो सकते हैं या फिर हो सकती है। घरों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा भी हो सकती है। देखो दोस्तों, यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला, खाना पकाने के जो तरीके होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और घर में किस किस तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अभी हमने बात करी, खाना कुछ लोग जो होते हैं वो सेक कर पकाते हैं, कुछ लोग जो है वो भून कर पकाते हैं, कुछ लोग जो है वो भाप में पकाते हैं, कुछ लोग जो है तल कर पकाते हैं। अभी हमने बात करी, तो यहाँ पर आप बच्चों से चर्चा कर सकते हो कि खाना पकाने के जो तरीके हैं उनके घर में जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो कौन कौन से तरीके। यहाँ से डायरेक्टली आप बच्चों के दैनिक अनुभव से जोड़ रहे हो, और दैनिक अनुभव से जोड़ना जरूरी है किताबों को, क्योंकि उनके अनुभव ही हमारे शिक्षा को और आगे स्तर पर ले जाएंगे, बच्चों को सीखने सिखाने में मदद करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि खाना पकाने के लिए जो ईंधन का इस्तेमाल किया जा रहा है उस ईंधन से पर्यावरण पर क्या नुकसान पहुंच रहा है, वो भी जरूरी है। खाना पकाने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा किसी न किसी ईंधन को जलाकर मिल रही होगी। अब वो चाहे घर के अंदर चूल्हा जल रहा हो, चाहे अंगीठी जल रही हो, चाहे गैस जल रहा हो, या फिर बिजली वाला हीटर जल रहा हो, किसी भी चीज को जला रहे हो, वहां से खाना पका रहे हो, वहां से कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि चूल्हा जलाते हो तो चूल्हा जलाते समय आपने देखा होगा आग लगती है, तो आग लगते समय धुआं उठता है, तो धुआं उठा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है, जिसकी वजह से व्यक्ति को खांसी हो सकती है, काली खांसी जैसा हो सकता है, तबीयत खराब हो सकती है, और साथ ही साथ में हमारा एनवायरमेंट जो है वो क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, जिसके कारण की वजह से हमारे ओजोन परत जो है, जो हमारी रक्षा करती है यूवी किरणें की वजह सूरज से, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्षतिग्रस्त हो रही है। तो यहाँ से भी हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। वही बात करी जाए अंगीठी की, तो आप सही बच्चों को पता है कोयला जलाते हैं, जब आपको पता है जब कोयला जलाया जा रहा है तो कोयला जलाते समय भी आपके कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, वो भी हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, साथ ही साथ में आप गैस जला रहे हो, देखा जाए तो गैस जलाते समय यानी कि जो भी आप सिलेंडर वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हो उसमें देखा जाए तो ईंधन जो होता है वो क्या होता है, स्मोक फ्री होता है, यानी कि धुआं नहीं निकलता उसमें। तो यहाँ पर देखा जाए तो व्यक्ति एक तरीके से सही रहता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे हमारा प्रचलन आधुनिकरण की ओर बढ़ रहा है, तो इसलिए हम इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। और बाकी बिजली वाला हीटर आप सभी बच्चों को पता है, बिजली बनाने में भी काफी प्रकार के हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। आप अलग अलग प्रकार के जैसे डैम बनाकर बिजली उत्पन्न करो तो पर्यावरण को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचता है आप सभी बच्चों को पता ही होगा। तो बिजली वाले हीटर अब तो बहुत कम देखने को मिलते हैं, पहले बहुत ज्यादा इसका प्रचलन हो गया था बीच में, जिस समय चूल्हा खत्म होकर स्टोव, आप सभी बच्चों को पता होगा मिट्टी तेल जलती थी उसमें पंप मारकर स्टार्ट किया जाता था, वो उस समय ये बिजली वाला हीटर जो था खाना पकाने के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। और कई बार जो है इसमें करंट भी लग जाता था खाना बनाते समय। फॉर एग्जांपल अगर कोई चावल बना रहा है और उसके चावल के पानी बाहर निकल गया, उबल गया, तो देखा होगा पूरा गीला हो जाता है, जिसकी वजह से करंट मारने का बहुत ज्यादा खतरा बन जाता है इसमें। ठीक है, तो ये कुछ खाना पकाने के तरीके हैं, इनके तरीके को आपके घर में कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है और इसके पीछे क्या पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है या प्रभाव पड़ रहा है, उसके ऊपर भी आप अपने किससे बात कर सकते हो, टीचर से। साथ ही साथ में बच्चे अपने अनुभव को भी बांट सकते हैं अपने बाकी अलग अलग प्रकार के बच्चों के साथ। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट निकले जो कि मैंने आपको अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करी,
एग्जाम में कुछ भी बने तो आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे चलें तो लिखा हुआ है कि बच्चों को मिलजुल कर खाने की चीजें बनाने में मजा आता है और वह अपने परिवेश के अनुसार कुछ चीजें बना सकते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर इसलिए कहा गया है मिलजुल कर, आपके चैप्टर में भी एक ईवीएस की बुक में भी एक चैप्टर दिया गया है, आइए मिलकर बनाया मिलकर खाइए, चैप्टर दिया हुआ है। तो इससे क्या पता चलता है? तो इससे ये पता चलता है या फिर आपके स्कूल में भी बच्चों के द्वारा एक छोटी पार्टी अरेंज की जा सकती है जिसमें बच्चा खुद अपने आप भोजन का निर्माण करे, यानी कि बनाए और साथ ही साथ में उसको मिलजुल कर खाए। इससे क्या होगा? तो इससे खाना पकाने की जो बोल सकते सीख है वो मिलेगी, साथ ही साथ में बच्चा जब आपस में मिलजुल कर खाता है तो साथ ही साथ में समाजीकरण का विकास होता है। और समाजीकरण हमें मेन करना है आने वाले समय के लिए बच्चों को कैसे अपने समय में व्यतीत करना है, कैसे चीजों को करते हुए करना है, उसी को हमें मेन फोकस करना होता है। क्योंकि समाज के साथ तालमेल बिठाकर आगे उसको जीवन व्यतीत करना है। तो जब बच्चा मिलकर एक दूसरे के साथ बैठेंगे, एक दूसरे के साथ खाएंगे, एक दूसरे के अनुभव को बांटेंगे तो बच्चा आने वाले समय के लिए तैयार हो रहा है। ओके, इसलिए बच्चों को मिलजुल कर खाने की चीजें बनाने के लिए और अपने परिवेश के अनुसार चीजों को बांटने के लिए चीजों को कहा गया है यहाँ पर। ठीक, सभी बच्चे समझ गए यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ किसी बच्चे को यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। तो ये वाला जो चैप्टर था, ये वाला चैप्टर यहीं पर ही फिनिश हो जाता है। ठीक है, छोटे छोटे से चैप्टर आपकी ईवीएस की बुक में क्लास 3 में कितने बड़े बड़े चैप्टर होंगे, लेकिन हम एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। चलिए, चैप्टर फिनिश हो गया, यहाँ से जितनी चीजें बनती थी मैंने आपको सारी चीजें बताते हुए चला। आगे चलो, आगे चलें तो नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 11। 11 चैप्टर में क्या है? तो यहाँ से वहां, फ्रॉम हियर टू देयर, ये चैप्टर का नाम। अब यहाँ से वहां क्या हो रहा है? अब ये चैप्टर जो देखा जाए कहाँ का होगा, तो सीधी सीधी बात है, यहाँ से वहां जा रहा है तो किसी ना किसी प्रकार की चीजों का इस्तेमाल कर, और वो कहाँ आता है? ट्रैवल। कहाँ जा रहा है? यात्रा। ठीक है, यहाँ से वहां। चलिए समझते हैं। बच्चों ने कई वाहनों को या तो व्हाट्सएप में, किताबों में या फिर फिल्मों में आदि में उसने देखा। अब बच्चा है, क्लास तीसरी का बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, मम्मी पापा के साथ इधर उधर घूमने गया होगा तो कई वाहन उसने रियल में देखे होंगे, कई नहीं भी देखे होंगे, किताबों में देखा होगा। जैसे कि आप देख रहे हो बस, क्या देख रहे हो? बस। जैसे कि देख रहे हो टैक्सी, जैसे कि देख रहे हो मेट्रो, जैसे कि देख रहे हो नाव। तो इनमें से कुछ व्यक्ति या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इसमें से देखा होगा किसी चीज को, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे किसी ने किसी को भी नहीं देखा होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे किसी ने सब चीज को देखा होगा। तो बच्चे ने कई वाहनों को या तो व्हाट्सएप में या फिर किताबों में या फिर विंडो आदि वगैरह में कहीं ना कहीं उसने इस चीज को देखा होगा। ये सभी अनुभव जो है वो बच्चों से चर्चा करने में मदद कर सकते हैं, उनके संदर्भ के अनुसार गतिविधि कराएं, जिससे कि सफर के दौरान वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाए। जैसे कि शहरी क्षेत्र के बच्चों को सड़क सुरक्षा व यातायात के नियमों से परिचित कराया जा सकता है। अब यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ऐसा आपको ट्रायंगल बना के दे दिया जाएगा और इसके ऊपर ऐसे एक फाटक सा बना दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा ये साइन जो है कहाँ का। तो देख सकते हो दोस्तों, ये रेलवे फाटक का साइन बताया गया है, तो ये रेलवे फाटक का ही साइन दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, क्रॉसिंग का साइन होता है, डायरेक्टली वहां पर बना रहता है। मेन मुद्दा दूसरा यहाँ पर ये है कि या तो उसने रियल में या फिर किताबों में या फिल्मों में उसने किसी न किसी चीज को देखा होगा। मेन बात यहाँ है कि यहाँ से लेकर वहां तक, वहां से लेकर यहाँ तक आने में हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा, किताबों में अगर बच्चों ने देखा है इसको तो उसको दैनिक जीवन से जोड़ा जा रहा है, ताकि उसके अनुभव को किताबी ज्ञान के साथ जोड़ा जा सके। जब भी आप अनुभव के बच्चों को दैनिक जीवन के साथ जोड़ रहे हो, किताबों से जोड़ रहे हो, तो सीखने सिखाने में बच्चों की आप मदद करो। पिछले चैप्टर में मैंने आपको यही बताया कि बच्चे के दैनिक अनुभव से हमें जोड़ना चाहिए चीजों को, ताकि बच्चा सीखने सिखाने में उसको मदद मिले और आगे की तरफ वो बढ़ता हुआ चले। इसलिए जीवन से जोड़ने की बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, आगे बोला है यहाँ पर कि सफर के दौरान अपनी जो सुरक्षा होती है वो कैसे सुनिश्चित कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में आपने कभी एरोप्लेन में सफर करा होगा, तो एरोप्लेन में सफर करने से पहले आपको शुरुआत में जो एयर होस्टेस होती है वो बताती है कि जब भी प्लेन में किसी प्रकार का डैमेज होता है, किसी प्रकार की असुरक्षा होती है, तो सबसे पहले अपना ऑक्सीजन मास्क अपने मुंह पर लगाएं, देन दूसरे की मदद करें। जब तक आप खुद ही जीवित नहीं रहोगे तो दूसरों की मदद कैसे करोगे। और साथ ही साथ में आपको बताया जाता है कि ऑक्सीजन मास्क कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे लगाना है, सीट बेल्ट कैसे लगानी है, सारी सेफ्टी बताती है। तो वैसे ही आप, ये तो चलो एरोप्लेन की बात होगी, काफी दूर होगी बात, आपने सफर करा होगा तो पता होगा, नहीं करा होगा तो आने वाले समय में जब करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, आप जब भी, कई बच्चों ने यहाँ पर अपने लाइसेंस बनवाए होंगे, महिलाएं होंगी उन्होंने लाइसेंस बनवाई होंगी, पुरुष होंगे उन्होंने अपने लाइसेंस बनवाए होंगे। तो लाइसेंस बनवाते समय आपका एक टेस्ट होता है, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार का होगा। मैं अपने दिल्ली का बता रहा हूँ, 10 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके, और 10 प्रश्नों में आपके सड़क के ऊपर जो साइन इस्तेमाल होते हैं, सड़क सुरक्षा होती है, वही क्वेश्चन होते हैं, और वहीं से ही आपको सारे के सारे आंसर देने होते हैं। अगर आपने टेस्ट दिया होगा तो आपको ये चीज पता होगी, नहीं दिया होगा, आपने पैसे देकर लाइसेंस बनवा लिया होगा तो आपको ये चीज नहीं पता होगी। क्यों? क्योंकि पैसे दो, आराम से 5-6 हजार में लाइसेंस बन जाता है। अगर आप खुद बनवा रहे हो तो 350 रुपए में बनता है। ठीक है, तो मैंने टेस्ट दिया है, मुझे पता है पहली बार में मेरे 2 नंबर थे, दूसरी बार में 9 नंबर थे। क्यों? पहली बार में मैंने कहा साइन ही तो है, आराम से जाकर लगा देंगे। अब जब वहां पर देखा ऐसे साइन है जो कभी हमने देखे भी नहीं, भाई सही बता रहा हूं, हमने साइन ऐसे देखे भी नहीं, लाइसेंस लगभग लगभग मान लीजिए मैं फर्स्ट ईयर में था उस समय मैंने बनवाया था। ठीक है, अब उस समय मैंने ऐसे साइन देखे यार जो पता ही नहीं कौन कौन से साइन है। 2 क्वेश्चन सही हुए, 10 में से फेल हो गया, कम से कम 6 सही होने चाहिए थे। दूसरी बार में जाने से पहले क्या हुआ, वहां पर मुझे किताब मिली, वहीं पढ़ी, उस किताब में सारे के सारे साइन दे रखे थे। 3 अटेम्प्ट होते हैं। ठीक है, 3 अटेम्प्ट होते हैं, पहले में फेल हो गया, दूसरे में मैंने पहले किताब पूरी की पूरी पढ़ी, 15 से 20 मिनट मुझे लगी होगी किताब पढ़ने में। जैसे बच्चों की हिंदी साहित्य के मोटे-मोटे पेज होते हैं, चित्र बड़े अच्छे-अच्छे से बने होते हैं, वैसी बुक मिली वहां पर। ठीक है, तो किसी एक महानुभाव ने मुझे वो बुक दी, मैंने उसको 10-15 मिनट पढ़ा, सारे के सारे साइन याद कर लिए, गया। दूसरी बार में 10 में से 9 ठीक हुए, एक पता नहीं कौन सा गलत हो गया, और दूसरी बार में मैंने वो टेस्ट पास कर दिया। तो वही वाली बात वहां पर क्या बताई जा रही है, सड़क सुरक्षा के बारे में बात करी जा रही है। लाइसेंस बनाते समय हम चीजों को देखते हैं, बाइक चलाते समय तो कोई सड़क सुरक्षा में देखने को मिलती भी नहीं, हम पालन भी नहीं करते कई लोग। ठीक है, तो यहाँ पर बात करिए सड़क सुरक्षा। साथ ही साथ में आप शहरी क्षेत्रों में, मेन बात है शहरी क्षेत्रों में जो सड़क को पास करने के लिए, इधर से उधर जाने के लिए हम जिन नियमों का पालन करते हैं, वो सारी की सारी सड़क सुरक्षा या यातायात सुरक्षा के नियमों से हम बच्चों को परिचित कराएं। क्या है, अब देखो दोस्तों, ये बात करी जाए हमने बच्चों को करी या नहीं करी वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन करवानी चाहिए। इससे बच्चों को क्या पता चलेगा, अपनी सुरक्षा के बारे में अवेयर होंगे बच्चे, क्या करेंगे, अपनी सुरक्षा को लेकर बच्चे चिंतित रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा जरूरी करवाना है, क्योंकि सड़क को कैसे पार करना है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग का कैसे इस्तेमाल करना है, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट का कैसे इस्तेमाल करना होता है, इन सभी चीजों के बारे में बताना जरूरी होता है। ठीक, समझिए सभी। अभी तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना, अगली बार बनेगा तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन बना था एक बार यहाँ से, एक बार क्या अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था यहाँ से बना था, कैसा क्वेश्चन बना था अभी मैं आपको बता दूंगा, टेंशन ना लीजिए। ठीक, आगे चलते हैं। आगे बोला गया है कि बड़ों से पूछकर पता लगाओ आज से 50, ध्यान रखिएगा, आज से 50 साल पहले लोग कैसे आते जाते थे, क्या तब भी यही सब साधन थे। देखो दोस्तों, आप सभी बच्चों को पता होगा, अगर नहीं पता तो एक मूवी का नाम बता देता हूं मैं, YouTube पे सर्च मार लीजिएगा, बहुत अच्छी मूवी भी है और साथ ही साथ में आपको पुराने गांव के बारे में जानकारी देखने को भी मिलेगी। ठीक है, आज की बॉलीवुड की मूवी की तरह नहीं है, पुराना बॉलीवुड है, काफी अच्छी मूवी थी। नाम है नदिया के पार। मूवी का नाम है, कई बच्चों ने देखा भी होगा, YouTube पे मैंने कम से कम काफी बार देखी वो मूवी। तो मूवी का नाम है नदिया के पार। 2 भाई और उनके जो पिताजी हैं उनकी कहानी है, और इधर से गांव पार एक 2 बहनों की कहानी है वो। ठीक है, तो दोनों भाइयों की शादी उन दोनों भाई बहनों से हो जाती है, जिससे एक की डेथ हो जाती है, बाद में अलग अलग प्रकार की स्टोरी है। उसमें जब शादी होती है तो शादी करके जब वो ला रहे होते हैं उसको, तो बैलगाड़ी में ला रहे होते हैं दुल्हन को। आज तो अपने
अपने अलग अलग चौचले हैं। ज्यादा अमीर लोग होते हैं तो हेलीकॉप्टर में लेकर जाते हैं, कुछ लोग थोड़े उसे नीचे तबके के होते हैं लिमोजिन वगैरह लेकर जाते हैं, कुछ उससे थोड़े नीचे तबके के होते हैं तो छोटी गाड़ी लेकर जाते हैं, और कुछ वैसे होते हैं तो अपनी गाड़ी किराए पर करके लेकर जाते हैं। लेकिन पुराने जमाने में तो बैलगाड़ी पर। जैसे मैंने अपने पापा से पूछा तो पापा मुझे बताते हैं कि उस समय साइकिल भी एक बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। अगर किसी के पास साइकिल है तो दूर दूर से लोग देखने आते थे कि भाई इस बंदे के पास साइकिल है, ठीक है। तो साइकिल का बहुत ज्यादा क्रेज था उस समय, और साथ ही साथ में जो दुल्हन को लाया जाता था वो बैलगाड़ी पर लाया जाता था, ठीक है। तो ये है आपके पुराने जमाने के समय के चीजों के बारे में। तो इस चीज के बारे में चर्चा करनी है तो आप अपने बुजुर्गों से पता कर सकते हो, चाहे वो पापा से पूछो, दादा से पूछो, आस पड़ोस से पूछो, उससे क्या पता चलेगा आपको उस समय के साधनों के बारे में पता चलेगा, उस समय की चीजों के बारे में पता चलेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो बड़ों से प्राप्त जानकारी पर आधारित चर्चा बच्चों को वाहनों में आए बदलाव को समझने में सहायता करेगी। किताब में बुजुर्गों, नाना नानी, दादा दादी से इसलिए बार बार पूछने को कहा गया है ताकि उस समय के और अभी के समय बीच के जो अंतर है वो बच्चे पहचान सके। देखो दोस्तों, मेन जो पर्पस है किसका, दादा दादी या फिर अपने बुजुर्गों से पूछने का, मेन ये बच्चा देख सके कि भाई पहले जमाने में और आज के जमाने में कितना फर्क है। पहले मैं अपने बचपन की बात करूं तो पिट्ठूग्राम हो गया, या फिर 10 खाने, मैंने 10 खाने भी खेले, बिल्कुल सही सुन रहे हो, 10 खाने हो गया, या फिर घर हो गया, हाँ घर भी खेला मैंने, या फिर कंचे हो गए, गिट्टी हो गई, गुल्ली डंडा हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, ये गेम मैंने बहुत खेले। लेकिन आजकल के जमाने के बच्चे क्या करते हैं, ज्यादा ज्यादा मोबाइल खोल लेंगे, उसी में क्रिकेट खेल रहे हैं, उसी में फुटबॉल खेल रहे हैं, और आजकल के बच्चे तो पबजी में लगे, ठीक है। तो वही वाली बात है कि पुराने जमाने में और आज के जमाने में, पहले जमाने में जो था वो फिजिकली एक्टिविटी ज्यादा हुआ करती थी, और आज के जमाने में बच्चा मोबाइल में लगा पड़ा, शरीर हिला के राजी नहीं है, थोड़ा थोड़ा शरीर हो जाता है उसका, ठीक है। तो वही वाली बात करी गई है कि अपने नाना नानी से, दादा दादी से बार बार पूछने के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि आप समय के बारे में अंतर कर सको कि पुराने जमाने में कैसा था और आज के जमाने में कैसा है, और प्रत्यक्ष अनुभव ले सको आप लोग के सारे बच्चे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बोला गया कि चित्र की मदद से आपातकालीन स्थितियों पर चर्चा की शुरुआत की जा सकती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक बिल्डिंग में आग लगी है, तो आग लगी है तो यहाँ पर देखो एम्बुलेंस भी आ रखी है, फायर ब्रिगेड भी आ रखी है और पुलिस भी आ रखी है। आप सभी बच्चों को पता होगा, इन चीजों की आप बच्चों को जानकारी दे सकते हो। भाई 100, 101, 102 ये तीनों नंबर जो है वो हमारे आपातकालीन के लिए, पुलिस का, फायर ब्रिगेड का और एम्बुलेंस को बुलाना हो सरकारी, तो हम इन नंबरों का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि जहां पर आग लगी होगी तो फायर ब्रिगेड आएगी पानी, और वहां पर जो रक्षा आदमी वगैरह फंसे होंगे उनको निकालने में मदद करेगी, आग बुझाने में मदद करेगी। पुलिस जो होगी वहां आबरा तबड़ी मच रही होगी उसे बचाएगी, साथ ही साथ में जो घायल होंगे वो एम्बुलेंस वाले जो है उसकी मदद करेंगे, उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में बच्चों से चर्चा की जा सकती है कि इन चीजों के बारे में हमें अवेयर रखा जाए। देखा होगा अपने स्कूलों में कभी ना कभी फायर ब्रिगेड की ट्रेनिंग जरूरी होगी आपको। हमारे स्कूल जब मैं था स्कूल में तो मुझे पता है 6ठी क्लास में और 1-2 क्लास और में फायर ब्रिगेड वाले आए थे स्कूल में ट्रेनिंग देने के लिए, ठीक है। ट्रेनिंग दी जाती है, अलग अलग प्रकार से बताया जाता है कि अगर स्कूल में या फिर किसी प्रकार की आपातकालीन स्थिति हो तो उसको कैसे आपको हैंडल करना है। ओके, सभी बच्चे समझ गए यहाँ तक? चलिए, तो ये था दोस्तों आज का अपना पूरा का पूरा टॉपिक। कौन सा? चैप्टर नंबर 11। अब मैंने दोस्तों एक बात बताई थी आपको कि अभी इस बार आपका एग्जाम पूछा गया था ये क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन डायरेक्टली ये वाला पूछा गया था कि केरला में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किस साधन का इस्तेमाल किया जाता है, तो नाव का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? नाव का। और वहां पर लकड़ी की बनी छोटी नाव को वल्लम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वल्लम कहा जाता है। एक अलग टॉपिक भी है, उसमें भी वो चीज देखने को मिलेगी आपको, इसलिए मैंने यहाँ पर मैंने बताया आपको क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन आपको मैंने बताया नहीं कुछ, क्योंकि वहां पर आपका एक डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने के लिए किन किन साधनों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी, यहाँ आया इसलिए मैंने चीज बता दी आपको। चलिए आगे चलते हैं। अगला है चैप्टर अपना, चैप्टर नंबर 12। क्या है चैप्टर? तो काम अपने अपने, वर्क वी डू। काम क्या है? अपने अपने। चलिए समझते हैं क्या है काम अपने अपने। तो दोस्तों ये चैप्टर जो आएगा वो थिंग्स वी मेक डू के अंतर्गत आएगा, जो चीजें हम सोचते हैं जो करते हैं। देखिए क्या लिख रखा है कि यहाँ पर जो भी आप पाठ पढ़ा रहे हो या जो भी बच्चा पढ़ रहा है, तो उससे पहले यदि बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाए तो उसमें चित्र अवलोकन का कौशल विकसित होगा। अब चित्र अवलोकन का कौशल कहने का तात्पर्य क्या है? जैसे कि ये चित्र देखो, ये पूरा का पूरा चित्र दिया हुआ है। इस चित्र को जब बच्चा देखेगा तो उसको पता चलेगा कि अलग अलग लोगों के अलग अलग कार्य बटे हुए हैं। तो यहाँ पर बच्चे को जब बाल साहित्य दी जाती है, आपने देखा होगा छोटा जब बच्चा होता है उस समय उसको बाल साहित्य दी जाती है, जब कक्षा 3 में होता है पढ़ने के लिए। और बाल साहित्य में देखा होगा आपने चित्र ज्यादा होता है, लिखा हुआ कम होता है। चित्रों को देखकर भी बच्चा बहुत चीजें समझने की कोशिश करता है। तो वो क्या कर रहा है? वो आपका अवलोकन कर रहा है। किस चीज का? चित्र अवलोकन का, मैपिंग वगैरह का कर रहा है। और आपको मैप पढ़ने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल करना होता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए चित्र में क्या दिखा, देखिए चित्र में दिख रहा है कि एक अम्मा जो है यहाँ पर झाड़ू लगा रही है, एक महिला जो है अपनी नौकरी के लिए जा रही है, दो नुक्कड़ पर बुजुर्ग बैठे हुए चाचा चाय पीकर अपनी बातचीत कर रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा काम कर रहा है जो कि क्या है, एक तरीके से छोटे बच्चे से काम करवाया जा रहा है। एक अम्मा नुक्कड़ पर बैठकर अपने क्या बेच रही है? फूल बेच रही है। दो बच्चे यहाँ पर भाग भाग कर अपने स्कूल जा रहे हैं। एक महिला जो स्कूटी चला रही है। यहाँ पर एक चाचा बैठ के क्या कर रहे हैं? अपना सामान यानी कि जूते वगैरह मोची वगैरह काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक ट्रैफिक वाला, पुलिस वाला ट्रैफिक को संभाल रहा है। यहाँ देखोगे तो एक महिला ईंट उठा रही है और एक पुरुष उस ईंट को उठाकर पहली मंजिल पर रखा है। तो यहाँ से क्या पता चला? देखो दोस्तों, महिला जो है झाड़ू भी लगाती है, जो कि ज्यादा मेहनत का काम नहीं है, लेकिन महिला जो है वो ईंटों को भी उठा रही है, तो जो ज्यादा मेहनत का काम है। तो यहाँ पर जेंडर वाइज नहीं करा गया कि केवल ये काम पुरुषों का है, केवल ये काम महिलाओं का, हर काम यहाँ दिखाया गया। तो इन चीजों का अवलोकन करना बच्चा सीखेगा, इन चीजों को समझेगा। देखो नीचे बोला गया महिलाएं भी काम कर रही है, पुरुष भी काम कर रहा है, केवल ये नहीं कि बाहर काम पुरुषों का, घर का काम महिलाओं का, नहीं, दोनों काम बराबर है। जिसको जो काम साथ है, जिसकी जैसी जरूरत, वो उस तरीके से उस कार्य को करते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पर समझाने की कोशिश करेगी। तो ऐसा जब बच्चा ऑब्जर्व करेगा तो किस चीज की इसके अंतर्गत इसकी लाएगी? तो पिक्चर रीडिंग किसकी लाएगी? किसकी? चित्र अवलोकन का इसके अंतर्गत इसकी लाएगा। इंपॉर्टेंट बिंदु है, एग्जाम में पूछा जाए आपसे तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें तो बोला है कि बातचीत के दौरान यह संदेश मिला या फिर मिलना आवश्यक है कि सभी काम महत्वपूर्ण, कोई भी काम बड़ा या फिर छोटा नहीं होता। यदि बच्चों द्वारा बताए गए कामों में जेंडर विषमता दिखाई दे तो उनके कारणों पर चर्चा करना अच्छा रहेगा। जैसे मैंने चित्र देखकर ही आपको बताया कि सभी काम चाहे वो महिलाओं के हो या पुरुष को, ये नहीं बोल सकते घर के काम पुरुषों के, घर के अंदर के काम महिलाओं के, नहीं भाई, दोनों काम हर किसी की जरूरत के अनुसार है, जिसकी जैसी जरूरत, जिसकी जैसी इच्छा वैसे वो काम करे, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोला गया कि बातचीत के दौरान ये संदेश मिलना चाहिए बच्चों को कि काम जो है महत्वपूर्ण है, कोई भी काम बड़ा या फिर छोटा नहीं होता। कई व्यक्ति जो है ट्रैफिक पुलिस रोड पर संभाल रही है, कुछ मोची का काम कर रहे हैं, कुछ लेबरिंग का काम कर रहे हैं, कुछ अलग प्रकार का झाड़ू लगाने का काम कर रहे हैं। तो हर किसी का काम जो है अपने लिए महत्वपूर्ण है, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर बच्चा इस चीज को बताते समय कामों में जेंडर विषमता दिखा रहा है, जैसे कि आप सभी बच्चों को मैंने भी बताया घर के अंदर का काम क्या है? महिलाओं,
और घर के बाहर का काम किसका? पुरुषों का। ऐसे काम दिखाई जा रहे हैं बच्चों को या बच्चा बता रहा है तो समझ लीजिए उसके अंदर जेंडर विषमताएं हैं, यानी कि वो रूढ़िवाद जेंडर वाइज है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जेंडर वाइज किसी भी प्रकार की चीजों की पॉजिटिविटी को नहीं दिखाता, नेगेटिविटी को दिखाता है। इसे हम जितना ज्यादा हो सके उतना दूर रखना चाहिए, ठीक है। अब इसके बारे में जब भी बच्चा बताए तो संवेदनशीलता से इसको दूर करनी चाहिए बात, ये नहीं कि उसको डांट फटकार कर बैठा देना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा इस बात का। आपके एग्जाम में जेंडर वाइज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से यह माना जाता है कि पुरुष जो है वो महिलाओं की तुलना में ज्यादा ताकतवर होते हैं, ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो ये कहना बिल्कुल अलग है, ये एक तरीके से मान लीजिए मिथ है, यानी कि एक तरीके से धोखे वाली बात है, पुराने जमाने से बातें चलती आ रही है, वो जेंडर वाइज वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर ये बोला जाए कि घर में खाना पकाने के लिए महिलाएं पहले पुरुष खाना खाएंगे फिर महिलाएं खाने खाएंगी, तो ये जेंडर वाइज है। वो केवल महिलाएं क्यों पकाएंगी, खाना पकाने में कोई भी पका सकता है, ठीक है। तो ये जेंडर वाइज का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में बनेगा तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, ये वाली बिंदु समझ में आ गई सभी बच्चों को? उम्मीद करता हूं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वाला चैप्टर बस इतना है। यहाँ से जेंडर वाइज का क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा, नहीं तो यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता। तो अब तक हमने कितने चैप्टर कर लिए दोस्तों? 4। सॉरी, कितने चैप्टर कर लिए दोस्तों? 4। 4 में से देखा जाए तो बीच वाला जो चैप्टर था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, खाना वाला। वहां से बहुत बार क्वेश्चन बने। बाकी में आपके पेडागोजिकल इश्यूज निकल के आते हैं, और जब पेडागोजिकल इश्यूज निकल रहे हैं मैं इसको हल्का हल्का एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूं। बाकी जब हम पेडागोजी पढ़ेंगे तो डीपली पढ़ते हुए चलेंगे। आपने वो पढ़ लिया तो यहाँ पर आपकी हल्की मदद करेगा, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है आपसे कि कक्षा तीसरी या कक्षा चौथी में ये वाला चैप्टर यहाँ पर ऐसी बात करी गई है, इसलिए मैं सारे के सारे चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। छोड़ना चाहता तो छोड़ सकता था मैं आपके लिए, लेकिन पेडागोजी में पूछ लिया जाता है तो आपको इन चैप्टर की कहानियों के बारे में पता होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 क्या है? चैप्टर नंबर 13, तो चैप्टर नंबर 13 है आपका शेयरिंग आर फीलिंग, यानी कि छूकर देखिए। अब छूकर देखने की बात करी जा रही है तो सीधी सीधी सी बात है, छूकर देखना तो व्यक्ति देख नहीं पाता होगा, तभी तो छूकर देखता है। छूकर कौन देखता है? अधिकतर वो छूकर देखता है जिसको देखना नहीं, मतलब देख नहीं पा रहा किसी भी कारण की वजह से, ठीक है। चलिए, चैप्टर का नाम किसके अंतर्गत होगा? तो चैप्टर का नाम होगा दोस्तों आपका थिंग्स वी मे कैन डू, जो चीजें हम सोचते हैं और जो करते हैं, जिसमें जो पहला एक बिंदु निकल के आता है वो आता है नेत्रहीन बाल, ब्लाइंड पीपल। जैसे कि आप यहाँ पर एक इमेज देख रहे हो, एक व्यक्ति जो है बैठा हुआ है, एक छड़ी रखी है, एक किताब रखी है और चश्मा लगा रखा है। सीधी सीधी सी बात है, इस व्यक्ति को दिखाई नहीं देता होगा, इसलिए यहाँ पर छू छू कर किसी चीज को देख रहा है, साथ ही साथ में छड़ी रख के चलने के लिए इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। तो देखो नीचे लिख रखा है कि भैया, भाया लिख रखा है तो कोई बात नहीं, जब घर के बाहर जाते हैं तब एक सफेद छड़ी लेकर जाते हैं। उनको घर, देखिए यहाँ पर उनको घर स्वयं को किसी और की परिस्थिति में रखने से हम उसकी समस्याओं को बेहतर समझ पाते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला गया, ये एक बच्ची है जो कि अपने भैया के बारे में कहानी बता रही है, किराए पे रहते हुए, और वो भैया जब भी घर से बाहर जाते हैं तो एक सफेद छड़ी का इस्तेमाल करते हैं। आप सभी बच्चों को पता होगा कि जो नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं जब चल रहे होते हैं रोड पर तो चीजों को छू छू कर चल रहे होते हैं, तो वो सफेद छड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो पूछा जाए आपसे तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन अब तक नहीं बना। क्वेश्चन बना यहाँ से, आप जब तक स्वयं को किसी और की परिस्थितियों में नहीं रखने कर देखेंगे तब तक आप उसकी समस्या को समझ नहीं सकते। कई बार आप बोलते हो ना, यार चुप हो जा, मैं तेरी समस्या को समझ रहा हूँ, वो आप एक तरीके से उसे क्या दे रहे हो? सहानुभूति दे रहे हो। लेकिन जब तक आपकी वो परिस्थिति आपके पास नहीं आएगी ना तब तक आप उस चीज को नहीं समझ पाओगे। इसलिए कहा जाता है स्वयं आप अपने आप को किसी और की परिस्थिति में रखकर देखोगे ना तभी आप उसकी समस्या को बेहतर ढंग से समझ पाओगे। फॉर एग्जांपल के रूप में नेत्रहीन जो व्यक्ति होता है वो दिन में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा उसे, आप एक बार अपने हाथ पर पट्टी बांधकर करके देखिए, आपको पता चल जाएगा दिन में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चलने फिरने के लिए, इधर से उधर जाने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो जब तक आप स्वयं को उसकी परिस्थिति में नहीं रखोगे तब तक आप उस समस्या को बेहतर ढंग से नहीं समझ पाओगे, ठीक। चलिए, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि देखिए, जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका है, जैसे ब्रेल, ध्यान रखिएगा, जैसे ब्रेल या ब्रेल लिपि कहते हैं। ब्रेल जो है एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखे जाते हैं। ब्रेल कागज पर हाथ फेर फेर कर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है। क्या बोला मैंने यहाँ से कि जो जैसे कि ये व्यक्ति है, ये जो है किताब पर हाथ फेर फेर कर, यानी कि छू छू कर किताब को पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो किताब होती है, इनकी किताबों के जो कागज होते हैं वो मोटे कागज होते हैं आम किताबों से, और इन किताबों के ऊपर एक नुकीला औजार, नुकीला औजार कैसा? कुछ इस प्रकार का नुकीला औजार होता है। इस औजार से उभार उभार कर शब्दों को ऊपर किया जाता है। अब शब्द जो होते हैं कोड में होते हैं इनके, और वो कोड 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन ना लो, दिखा भी दूंगा, ठीक है। मेन बात यहाँ पर इतना समझिए कि जो नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, वो किताब जो इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं ब्रेल किताबों का। उसके द्वारा वो अपनी शिक्षा को ग्रहण करते हैं, जिसके द्वारा जो वहां पर लिखा रहता है उसको ब्रेल स्क्रिप्ट कहा जाता है। ब्रेल स्क्रिप्ट इसको इसके लिए कहा जाता है क्योंकि एक व्यक्ति था, एक बच्चा था लुइस ब्रेल नाम का, वो अपने पिताजी के गैराज में खेल रहा था, उसके पिताजी मोची थे, तो उसके जो नुकीले औजार थे वो उसकी आंख में लग गए थे, जिसकी वजह से उसकी आंखें चली गई थी, और आंखें चली जाने की वजह से उसको पढ़ने का शौक था, तो उसने एक तरीके का निजात किया जिसको उसने अपने नाम पर ही रखा, उसका नाम था लुइस ब्रेल, इसलिए उसने ब्रेल लिपि नाम रखा उसका, ठीक है। तो नेत्रहीन जो व्यक्ति होते हैं वो ब्रेल स्क्रिप्ट के द्वारा अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं, जो कि मोटे मोटे कागज पर लिखे हुए बिंदुओं के द्वारा होती है। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा। और ये कैसे पढ़ते हैं? तो छू छू कर, टच कर करके ऊपर पढ़ते हैं कि कितना उभरा हुआ है, कितना उभरा नहीं है, ठीक। आगे चलते हैं। आगे बोला है कि कहानियों में बच्चे रुचि लेते हैं तथा कहानी के पात्रों की मदद से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। क्या करी जा सकती है? कहानी के माध्यम से बच्चे रुचि लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि निम्नलिखित में से बच्चों की किताबों में कहानी कविताएं क्यों जोड़ी गई हैं? क्योंकि बच्चा जो कविता होती है, कहानी होती है, वो आनंद के साथ, मजे के साथ सीख सकता है। उसमें बच्चा क्या लेता है? रुचि लेता है, और जिस चीज में बच्चा रुचि लेता है उसमें सीखने सिखाने की चीजें अच्छी होती है, और अच्छी तरीके से बच्चा उस चीज को सीख पाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने किस चीज के बारे में बात करी? ब्रेल लिपि के बारे में बात करी। अब आते हैं दोस्तों, ब्रेल लिपि है क्या, इस चीज के बारे में जान लेते हैं। आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक। चलिए, तो पहली बात देखो दोस्तों, ये ऐसा कुछ दिखता है आपका ब्रेल लिपि, इमेज दिख रही है, लेकिन आपको मैं अभी आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। पहली बात समझिए कि लुइस ब्रेल, अभी मैंने नाम लिया था आपका, ये जो थे वो फ्रांस देश के रहने वाले थे। क्या थे? फ्रांस देश के रहने वाले थे। जब ये 3 साल के थे, कितने साल के थे? 3 साल के थे, तो अपने पिताजी के गैराज में जाकर औजारों से खेल रहा था, ठीक है। और अचानक जो नुकीला औजार था, एक तरीके से सुई जैसा औजार था, उस औजार से इसने अपनी दोनों आंखों में चोट लगा ली, और इसकी वजह से इसकी आंखें खराब हो गई, जिसकी वजह से इसको दिखाई देना बिल्कुल भी बंद हो गया। दिखाई दिया मतलब दिखाई नहीं देता था, ठीक है। तो इसी तरह से अब जब इसको दिखाई नहीं देता था, लेकिन पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था इसको, क्या था? पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था, इसलिए ये भाई तरीके ढूंढता रहता था कि किस तरीके से जो नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं वो किस तरीके से अपने पढ़ाई को जारी कर सकते हैं। तो इसने एक तरीके का निजात किया। क्या करा? एक तरीके का निजात किया जिसको ब्रेल लिपि नाम दिया इसने, ठीक है। तो इस तरीके से लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, और उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। और ये जो लिपि होती है वो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? 6 बिंदुओं पर। जैसे कि ये देखिए,
एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार बिंदु, पांच बिंदु और ये 6 बिंदु। तो ये 6 बिंदु है। इन 6 बिंदुओं में से एक बिंदु को उभार दिया जाएगा, मतलब उठा दिया जाएगा पीछे से पिन मार के। तो ये बिंदु उठ गया। तो एक बिंदु का मतलब है ये ए। अब यहीं पर अगर दो बिंदु उठा दिए जाते तो इसका मतलब होता है बी। यहीं पर अगर ऊपर वाले दो बिंदु उठा दिए जाते तो इसका मतलब है सी। यहीं पर इसके तीन बिंदु ऐसे उठा दिए जाते तो इसका मतलब है डी। यहीं पर आपके दो बिंदु उठा दिए जाते ऐसे तो इसका मतलब है ई। तो ऐसे करके पूरे के पूरे कोड होते हैं। क्या होते हैं? कोड होते हैं जो कि 6 बिंदुओं पर आधारित होते हैं। कैसे बिंदुओं पर आधारित होते हैं? 6 बिंदुओं पर आधारित होते हैं। तो पूछा जाएगा आपसे कि निम्नलिखित में से जो नेत्रहीन व्यक्ति पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करते हैं वो कितने बिंदुओं पर आधारित होते हैं? तो 6 बिंदुओं पर आधारित होते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिला है क्वेश्चन। ठीक, आगे चलते हैं। आगे बोला है कि बच्चे ब्रेल लिपि को देखेंगे तो बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। देखो दोस्तों, इतनी देर से मैं ऑरली बता रहा था आपको, लेकिन जैसे मैंने डॉट वाली चीजें बताई होंगी आपको दिखाकर तो आपको ज्यादा समझ में आया होगा। इसलिए कहा गया कि बच्चे को ऑरली आप बता रहे थे, चीजें समझ में आएंगी लेकिन कम, लेकिन जैसे आप उस चीज को दिखाओगे तो बच्चा उस चीज को बेहतर ढंग से समझ पाएगा। इसलिए मैं आपको पढ़ाते समय चित्र क्यों दिखाता हूं भाई, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, चित्रों के साथ पढ़ने में बड़ा मजा आता है, आराम से सीखने को मिलता है, इसलिए मैं जोड़ता हूं। ठीक है, और ब्रेल लिपि की जानकारी देते समय बच्चों को वास्तविक ब्रेल शीट दिखाना अच्छा रहेगा। अब देखो दोस्तों, वास्तविक यहाँ तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं वास्तविक जैसा आपको इमेज जरूर दिखा सकता हूं, इसलिए मैंने इमेज दिखाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि बच्चे को दैनिक अनुभव मिलेगा, रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा। और मैं काफी बार बता चुका हूं, किसी भी चीज की जानकारी देनी है बच्चों को तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस की जानकारी दे दो, बच्चा सीखने सिखाने में आराम से भाग ले लेगा और चीजें उसको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएंगी। ठीक है, तो ये था दोस्तों ब्रेल लिपि, जो कि किसके लिए इस्तेमाल करी जाती है? नेत्रहीन बच्चों के लिए, जो बच्चे नेत्रहीन होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है सही तरीके से या दिखाई पूरी तरीके से नहीं देता है, उन बच्चों के पढ़ने लिखने का एक साधन है। ठीक, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, किसी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। ठीक, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। टॉपिक पे हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने काफी चैप्टर कंप्लीट कर लिए, भले छोटे छोटे लेकिन कवर कर लिए। ऐसे करेंगे तो जल्दी हमारी थर्ड क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए टॉपिक में इतना ही रहने देते हैं। अब चलते हैं यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बताइए, लिखा है कि निम्नलिखित समूह में से या समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें या खाना पकाने के तरीके यानी कि ढंग दिए गए हैं। तो ये 4 दिए गए हैं ढंग, चारों तो है ही ढंग आपके, लेकिन चारों में से कौन सा ढंग सबसे सही है वो आपको बताना है। जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से बताइए कौन सा बच्चा बताएगा, 10 सेकंड आप लोगों के पास। इनमें से उस समूह को चुनना है जिसमें खाना पकाने का तरीका सबसे बेस्ट है। ठीक है, मेथड ऑफ कुकिंग फूड कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलिए, सभी बच्चों ने लगा लिया होगा आंसर। सभी बच्चों ने जिसको लगाया बेकिंग, फ्राइंग एंड रोस्टिंग, वो बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया। या तो हम सेक कर पकाएंगे या तल कर पकाएंगे या फिर भून कर पकाएंगे, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर। कभी भी आपने देखा खाने को भिगो कर पकाने? नहीं। कभी भी आपने देखा बेल कर पकाने? नहीं। कभी भी आपने देखा भून कर पकाने? ये एक मेथड है, पकाने से पहले का मेथड है। पकाने के लिए हम इनमें से कोई ना कोई एक मेथड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर उबाल कर नहीं है या फिर भाप में नहीं है, अगर वो होता तो वो भी बिल्कुल ठीक होता। ठीक है, तो जिस बच्चे ने लगाया ऑप्शन नंबर 4 तो वो बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर लगाया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या बोला? निम्नलिखित में से दृष्टिहीन बालकों को लिपि से शिक्षा दी जाती है। तो किस लिपि से शिक्षा दी जाती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। फटाफट बताइए, निम्नलिखित में से दृष्टिहीन बालक को लिपि से शिक्षा दी जाती है, किस डैश लिपि से? किस लिपि से? सिंपल सी बात है, समझ गए होंगे सभी के सभी। दृष्टिहीन यानी देख नहीं सकता, अब जो देख नहीं सकता वो ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जिस बच्चों ने सेकंड लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्रेल लिपि के जनक कौन है? तो सीधी सीधी बात पूछा गया कि ब्रेल लिपि जो है वो किसके द्वारा बनाई गई। तो मैंने अभी आपको बताया कि लुईस ब्रेल जो थे इन्हीं के नाम पर बनाई गई। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, जिस बच्चों ने लगाया ऑप्शन नंबर सेकंड वो बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर लगाया। अपनी आंखें फोड़ ली थी उन्होंने बचपन में खेलते खेलते, इसलिए इन्होंने इस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करा ताकि ये पढ़ सके। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। तो कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? डायरेक्ट पूछा गया, 4 बिंदु पर, 6 बिंदु पर, 8 बिंदु पर या फिर 10 बिंदु पर। जल्दी से बताइए, 5 सेकंड आप लोगों के पास, फटाफट। 4 बिंदु, 6 बिंदु, 8 बिंदु या फिर 10 बिंदु। चलिए, तो सीधी सीधी सी बात है, कई बच्चे जो है इसका 8 बिंदु लगा देते हैं, लेकिन ये गलत होता है 6 बिंदु। अभी मैंने आपको बताया था 6 बिंदु कौन कौन सा होता है, कैसे उभरे हुए डिजाइन में आपको पढ़ने को देखने को मिलता है। तो जिस बच्चे ने लगाया 6 बिंदु वो सभी के सही बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल सही आंसर लगाया कि ब्रेल लिपि जो होती है वो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए कथन का अध्ययन कीजिए। ये है 3 कथन, 4 कथन और एक ये दिया हुआ है आपके सही कथन क्या है। तो एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन और 4 ऑप्शन। चलिए पढ़िए और बताइए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला बिंदु दिया है कि ब्रेल जो होते हैं मोटे कागज पर बिंदु उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। दूसरा, यह लिपि 8 बिंदु पर आधारित होती है। तीसरा, बिंदु की पंक्ति किसी नुकीले औजार से बनाई होती है। और चौथा, इसे उभरे बिंदु पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है। तो सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। पढ़ दिए मैंने सारे पॉइंट, जल्दी से बताइए, 5 सेकंड आप लोगों के पास। ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। चलिए बिल्कुल सही दोस्तों, जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सेकंड गलत लगाकर बाकी बिल्कुल सही लगाया, बच्चे ने बिल्कुल ठीक लगाया। क्योंकि दोस्तों ये 8 बिंदुओं पर नहीं 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो सेकंड गलत हो गया, गलत है तो बाकी देखो मोटे कागज होते हैं बिल्कुल सही है। बिंदु की पंक्ति में नुकीले औजार का इस्तेमाल किया था बिल्कुल सही है। उभरे हुए बिंदु होते हैं उन पर हाथ फेर फेर के पढ़ा जाता है बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल तीनों बिल्कुल सही थे, ऑप्शन ए, सी और डी। बाकी ऑप्शन जो थे वो गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड गलत था। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ लगाया वो बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर लगाया। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ का है ये रहा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जिस बच्चे ने लगाया बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ठीक है, चलिए तो ये था दोस्तों आज का अपना पूरा का पूरा टॉपिक, जिसमें हमने क्या कवर करा। आज हमने करा क्लास थर्ड की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 9 से कराना हमने 9, 10, 11, 12 और 13, ये 5 चैप्टर हमने कंप्लीट किए। बाकी जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एनसीईआरटी का हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे 14। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं जितनी चीजें मैंने आपको समझाई, जितनी चीजें मैंने आपको बताई वो सारी की सारी चीजें आपको आराम से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।